डॉक्टर सुरेश कुमारी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम 10th क्लास अर्थशास्त्र आर्थिक विकास की समझ लेसन 4 करेंगे कि चैप्टर का नाम है कि वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। देखिए, वैश्वीकरण का मतलब क्या है। ये LPG 3 शब्द है जो इस पूरे चैप्टर में महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। L से लिबरल, P से प्राइवेटलाइजेशन और G से ग्लोबलाइजेशन। इस चीज़ को हम करेंगे कि ये हमारी अर्थव्यवस्था को किस तरह प्रभावित कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले हम लेसन जो हमारा है उसके टाइटल को समझते हैं। वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। वैश्वीकरण यानी कि जो विश्व के साथ मिलकर जो आर्थिक आदान प्रदान जो हो रहा है उसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, कितना वो सकारात्मक है और कितना नकारात्मक है। इस विषय पर क्या करेंगे, पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। आइए, सबसे पहले वैश्वीकरण। वैश्वीकरण क्या है कि दूसरे देशों के साथ, दुनिया के देशों के साथ मिलकर काम करना, यानी कि पूरा दुनिया को एक विश्व कुटुंब की भावना से देखना और आदान प्रदान, वो सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक हर तरह के आदान प्रदान के साथ क्या करना है, काम करना है। अब किसी भी रूप में, अब देखिए इसके वैश्वीकरण के रूप क्या है, यानी कि वैश्वीकरण किस तरह का है। एक देखिए, वैश्वीकरण विदेशी व्यापार। जब भी जहाँ पे वैश्वीकरण लागू हुआ है दुनिया में, यूरोप में बहुत पहले था लेकिन भारत में ये 1991 से हुआ। तो विदेशी व्यापार वैश्वीकरण है कि ये वैश्वीकरण बढ़ाता है विदेशी व्यापार, यानी कि दूसरे देशों के साथ व्यापार किया जाता है। व्यापार में आयात और निर्यात दोनों प्रक्रिया है और एक नियमों के तहत क्या है, व्यापार किया जाता है। और वैश्वीकरण बढ़ावा देता है वो है विदेशी निवेश। विदेशी निवेश का मतलब क्या है कि एक देश का कोई कंपनी का मालिक या एक देश जब दूसरे देश के अंदर पूंजी लगाता है तो हम उसको क्या कहते हैं, विदेशी निवेश कहते हैं। दूसरे देश में क्या करना, निवेश करना। निवेश करता है तो उसके लिए भूमि खरीदता है, मशीनें खरीद के लगाता है, स्थापित करता है, सरकार से मान्यता लेता है और जो व्यापार के लिए जो हार्ड नियम है उनको सरल बनाकर वहाँ पे क्या करता है, विदेशी निवेश करता है। सूचना और वैश्वीकरण है सूचनाओं का आदान प्रदान, जिसके लिए हम इंटरनेट की सहायता है, टेलीफोन है, फैक्स है, टेलीग्राम है, सारी सुविधाओं से क्या होता है, एक देश दूसरे देश से पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है। चाहे वो पूरे उसमें उत्तर से दक्षिण और सारी हर दिशा से क्या है, वो देश जुड़ा हुआ है। IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब देखिए, जो सूचना प्रौद्योगिकी और इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी उसके माध्यम से ये देश आपस में जुड़े हुए हैं। तो देखिए, वैश्वीकरण को ज़्यादा प्रभावी बनाता है वो है विदेशी व्यापार, विदेशी निवेश, सूचना और IT यानी कि प्रौद्योगिकी की जो टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ये उसको क्या करती है, प्रभावी बनाती है। अब हम देखते हैं सेकेंड टॉपिक है बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या है। तो देखिए, इनका कई बार पेपर में आ जाता है MNC, इसका पूरा नाम लिखिए। तो ये क्या है, मल्टीनेशनल कंपनीज होते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज हम किसे कहते हैं कि एक कंपनी एक से अधिक देशों में क्या करती है, अपने उद्योग स्थापित करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज कहते हैं। तो वहीं पर वो चीज़ों को बनाती है उसी देश में और उस देश को भी वो चीज़ें प्रोवाइड करवाती है और वहाँ से वो बाहर भी भेजती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ कहते हैं। अब हम देखते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सहायक कारक क्या है, यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनी किसी देश में अच्छे तरीके से काम कर रही है, फल रही है, फूल रही है, तो उसके कौन कौन से चीज़ें हैं। देखिए, वो जहाँ पर भी बहुराष्ट्रीय कंपनी लगाई जाती है तो सबसे पहले उसमें देखा जाता है कि वहाँ पे काम करने वाली लेबर यानी कि श्रमिक है वो सस्ते में मिल जाए, सस्ते में वहाँ पे संसाधन उपलब्ध हो जाए। संसाधनों में जैसे पानी है, कोई कच्चा है ज़मीन है, रॉ मटेरियल है, ऊर्जा के संसाधन है, जैसे वो प्रोवाइड हो जाए। और उस देश का कानून है वो क्या रहे, लचीला रहे, यानी कि ज़्यादा रोक टोक ना करे और कागजी कार्रवाई के तहत फटाफट क्या हो जाए, काम हो जाए और जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है वो अपने काम को वहाँ पर अच्छे तरीके से चला सके। यहीं पे एक आपको मैं उदाहरण देके बताती हूँ। USA जो दुनिया की महाशक्ति कहा जाता है, USA अमेरिका
फोर्ड मोटर्स कंपनी, ये यूएसए की है और वर्तमान समय में 26 देशों में इस कंपनी का प्रसार है। ये बहुत बड़ी बहुराष्ट्रीय क्या है कंपनी है। भारत में भी ये 1995 में आई थी और चेन्नई के पास में 1700 वर्ग किलोमीटर जगह लेकर विशाल एक बड़ा क्या लगाया, संयंत्र लगाया और यहीं से ये क्या करती है, यूरोप में, ब्राज़ील में, मैक्सिको में और गाड़ियाँ बनाकर क्या करती है, यहाँ से बाहर भेजती है। तो देखिए किस तरीके से यहाँ के लोगों को रोज़गार मिल रहा है और वो क्या अपने देश के लिए धन इकट्ठा कर रही है। और भारत की महिंद्रा और महिंद्रा कंपनी के साथ मिलकर उनके सहयोग से इस काम को उन्होंने क्या किया, आगे बढ़ाया है। और भी देखिए, आपको सभी बच्चों को एक तरह से जितनी भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां, उनकी एक सूची बना लेनी चाहिए ताकि एग्जाम में घुमा फिरा के कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं। तो देखिए हम बताइए आपको, नोकिया ये इंग्लैंड की कंपनी है और ये फ़ोन की कंपनी है। पहले नोकिया की बहुत फ़ोन चला करते थे। कोका कोला कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी, होंडा गाड़ी जो है और नाइक, ये क्या है, ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां। बहुत सारे देशों में इनके क्या है, संयंत्र स्थापित है और बहुत सारे देशों में ये कंपनी क्या कर रही है, काम कर रही है। इसी तरह हम देखते हैं कि चीन के अंदर भी, चीन जो है, चीन के खिलौने दुनिया भर के मार्केट में है। अब देखिए चीन के खिलौने ज़्यादा क्यों बिकते हैं, क्योंकि लाइट वेट होते हैं, अच्छे होते हैं, सस्ते होते हैं। इसीलिए भारत का बाजार भी खिलौनों में, चीन के खिलौनों में क्या अटा पड़ा है। तो ये भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हम कहिए या फिर वैश्वीकरण का प्रभाव कहिए। अब देखिए विदेशी व्यापार, विदेशी व्यापार क्या होता है, एक देश जब दूसरे देश के साथ व्यापार करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, विदेशी व्यापार कहते हैं। तो विदेशी व्यापार का मतलब आयात भी करना और निर्यात भी करना विदेशी व्यापार कहलाता है। विदेशी निवेश की परिभाषा हम क्या दें कि कोई भी देश अपनी कंपनी को दूसरे देश में स्थापित करता है, वहाँ पे वो अपनी पूंजी लगाता है, अपना दिमाग लगाता है और अपना सॉफ्टवेयर होता है और दूसरे देश में किसी भी चीज़ का क्या करता है, उत्पादन करता है, जिसको एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये नीचे हमारे यहाँ भी आई थी, उसका कुछ लोगों ने विरोध भी किया था। तो वो क्या था, विदेशी निवेश। व्यापार अवरोध क्या है, देखिए व्यापार अवरोध, जब हम विदेशी व्यापार की बात करते हैं, एक देश दूसरे देश से व्यापार करता है तो वहाँ की सरकार अगर कोई कर लगाती है या कानून कठोर बनाती है या कोई टैक्स ज़्यादा लेती है तो उसको हम क्या कहते हैं, व्यापार अवरोध। व्यापार अवरोध क्या कि मतलब जब व्यापार किया जाता है तो कुछ इस तरह के नियम अगर बीच में आ जाते हैं तो व्यापार को धीमा करते हैं, व्यापार करने की मनाही करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, व्यापार अवरोध कहते हैं। अब देखिए उदारीकरण क्या, उदारीकरण का मतलब है, जैसे ये लिबर सबसे बना है उसको कहते हैं लिबरेशन। लिबर यानी कि उदार, यानी कि हर व्यापार के लिए किसी देश के दरवाजे क्या कर देना, खोल देना। देखिए 1991 से पहले भारत के क्या था, उदारीकरण का सहयोगी नहीं था। 1991 में जब देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे तो उस समय हमने एलपीजी नीति को अपनाया। कौन सी नीति को, एलपीजी नीति को अपना रही है, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटलाइजेशन और इस लिबरलाइजेशन को अपनाया। तो लिबरलाइजेशन का मतलब है कि हमने व्यापार करने में अपने आप को उदार कर लिया। पहले हम सिर्फ ज़रूरत की चीज़ों को ही क्या करते थे, आयात किया करते थे और बहुत कम हमारी निर्यात थी। और जैसे उदारीकरण की नीति को अपनाया तो हमने बहुत सारी चीज़ों को आयात करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया और विदेशी कंपनियों को यहाँ पर आने के लिए जगह दे दी। तो ये एक व्यापार में उदार, लिबरल क्या है, नीति है। भारत में उदारीकरण का दौर आया था, वो 1991 में आया था, यानी कि भारत के अंदर 30 वर्ष हो गए कि उदारीकरण का दौर शामिल है। बहुत से देशों के साथ इस दौरान व्यापार किया गया। अब हम देखिए जब व्यापार किया जाता है तो विश्व में कोई ना कोई ऐसी संस्था होती है, तो विश्व व्यापार संगठन, कई बार नाम आ जाता है WTO यानी कि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, इसका पूरा नाम लिखिए तो वो क्या है कि विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना, उसको फ्लेक्सिबल करना, उसके बारे में कोई विवाद हो जाता है तो उसका क्या करना, समझौता करना, यानी कि व्यापार के नियमों को
तय करना होता है। और वर्तमान समय में WTO के सदस्य हैं, उनकी संख्या क्या है, 160 देश है जो क्या है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में WTO के तहत काम करता है। तो हम बताइए WTO से पहले एक और संस्था थी जिसको गेट कहा जाता था, जो व्यापार के संबंधित नियमों को क्या करती थी, देखती थी। इससे पहले वो संस्था थी। अब देखिए न्याय संगत व्यापार क्या है, इस तरह का प्रश्न 4 नंबर में, 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है और 1 नंबर में भी। तो न्याय संगत व्यापार जो शब्द है ये अस्तित्व में कैसे आया, देखिए जब हम विश्व के साथ व्यापार करने लगे तो एक तरफ वो देश है जो बहुत पूंजीपति है, बहुत विकसित है, एक तरफ वो देश है जो माइनस में यानी कि वो अविकसित है और विकासशील अवस्था में है। और जब भी व्यापार के नियम तय किए जाते हैं तो विकसित विकासशील देशों में के एक जैसे नियम होने चाहिए। ये नहीं है कि जो विकसित देश है वो माने और जो अविकसित देश है वो उन नियमों को स्वीकार कर ले और वो उनको ना माने। तो ये है कि यानी कि अविकसित देश और विकासशील देश और विकसित देश तीनों कैटेगरी के जो कंट्रीज है उनके लिए व्यापार करने के लिए एक जैसे नियम होने चाहिए, भेदभाव पूर्ण नहीं होना चाहिए, उसको हम जस्टिकेबल ट्रेड कहते हैं। अब हम देखते हैं कि भारत में वैश्वीकरण के प्रभाव क्या पड़े। जब से उदारीकरण आया 1991 से लागू हुआ, उसका भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। हर एक चीज़ के सकारात्मक नकारात्मक दोनों पहलू होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो लोग धनी लोग हैं, गाँव में नहीं जो शहरों में रह रहे हैं, जो जिनके पास पहले से ही कुछ पैसे थे, उन लोगों को तो बहुत ज़्यादा क्या हुआ, लाभ हुआ। अमीर लोग कहने का मतलब और अमीर बन गए। छोटे जो उत्पादक थे, लघु कुटीर उद्योग थे, उन लोगों पर विपरीत प्रभाव पड़ा। और जो श्रमिक वर्ग काम करते थे, क्योंकि जैसे ही वैश्वीकरण का दौर आया, मैनुअल पावर जो कम हो गई, श्रमिकों की कम ज़रूरत पड़ी, मशीनों से ज़्यादा काम होने लगा, तो वहाँ पर प्रॉब्लम आई। तो देखिए वैश्वीकरण ने सबसे ज़्यादा तो लघु कुटीर उद्योगों की कमर तोड़ दी है। छोटे उत्पादक बहुत परेशानी में आ गए, श्रमिक लोगों का काम क्या होता गया, छिनता चला गया। जो अमीर थे वो बहुत ज़्यादा क्या बन गए, अमीर बन गए। अब दूसरा पहलू है कि इसमें क्या है कि श्रम कानूनों में लचीलापन है, श्रम कानूनों में लचीलापन। अब देखिए जो भी मजदूरों के लिए, लेबर के लिए कानून बनाया गया, उसमें जो भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मालिक है वो लचीलापन, और उस लचीलेपन से क्या हुआ कि मजदूरों की दिहाड़ी, मजदूरों की नौकरी, मजदूरों का वेतन वो उनके ऊपर छोड़ दिया कि वो किस तरह तय करते हैं। तो यहाँ पे श्रमिक कानून में मजदूरों के साथ अन्याय हुआ, प्रतिस्पर्धा और अनिश्चित रोजगार। अब सबसे बड़ी कमी रही है कि एक तो समाज में क्या हो गया, बहुत ज़्यादा कंपटीशन चल गया। जब ये बड़े बड़े लोग कंपटीशन के माध्यम से क्या करने लगे, अपना पैसा कमाने के लिए प्रयास करने लगे, तो उसमें ये हुआ कि मजदूर वर्ग की छटनी करने लगे और मजदूरों को नौकरी से निकालने लगे, यानी कि कम मजदूरों की सहायता से ज़्यादा उत्पादन करना। क्योंकि जब दो कंपनियों का आपस में कंपटीशन होते हैं, प्रतिस्पर्धा होती है ज़्यादा धन कमाने के लिए, तो उसमें वो मज़दूरों का गला काटना शुरू कर देते हैं। मज़दूरों से 6 घंटे की बजाय 8 घंटे समय ले लेना, 10 मज़दूरों की ज़रूरत है वहाँ पे 6 को रख लेना। तो इस तरह ये प्रॉब्लम कायम हुई। मज़दूर वर्ग की परेशानी इसमें क्या हो गई, बढ़ गई, क्योंकि उनकी नौकरियाँ छीनने जाने लगी। समय पर बहुराष्ट्रीय कंपनी और वैश्वीकरण के दौर में उनकी छटनी होने लग गई। अब हम देखते हैं विदेशों में निवेश करने वाली भारतीय भी क्या कंपनियां, क्या भारत के अंदर ही पेप्सी, कोका कोला, नाइक, नोकिया, फोर्ड मोटर्स से ये कंपनियां हैं, क्या भारत की भी कोई कंपनी है? हाँ, भारत की कंपनी टाटा मोटर्स, इसके कई देशों में क्या है अपने संयंत्र स्थापित किए हैं। इन्फोसिस, रैनवैक्सी, इनके कई है। तो भारत की भी ये 2 बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने दूसरे देशों में अपने संयंत्र स्थापित किए। अब हम देखते हैं कि निजीकरण क्या है और इसके क्या फायदे और क्या नुकसान है। निजीकरण है कि प्राइवेटलाइजेशन को ज़्यादा महत्व देना। देखिए जब से भारत आज़ाद हुआ 1947 से लेकर 1991 तक भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को, सार्वजनिक संस्थाओं को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र से ही हर चीज़ का उत्पादन किया जाता था। उससे क्या हुआ, भारत के ऊपर कर्ज का बोझ ज़्यादा बढ़ता चला
चला गया और सरकारी महकमे में जो लोग काम करते थे उनकी एफिशिएंसी थोड़ी कम रही, तो निजीकरण को इससे क्या हुआ, बढ़ावा मिला। और जितने भी सार्वजनिक महत्व के या सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यालय थे वो धीरे धीरे प्राइवेटलाइजेशन की ओर चला गया, उनका प्राइवेटलाइजेशन कर दिया गया। तो इससे गुण तो ये हुआ कि देश के विकास में योगदान हुआ, हर संयंत्र को अच्छे से चलाया जाने लगा और जीडीपी में क्या हुई, वृद्धि हुई। और इसका नुकसान ये हुआ कि कुछ चंद लोग ही क्या बन गए, ज़्यादा अमीर बनते चले गए और बाकी लोगों की नौकरियां इसमें क्या हो गई, ख़त्म हो गई। तो देखिए निजीकरण के कुछ फ़ायदे भी है और कुछ नुकसान भी है। वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा, देखिए वैश्वीकरण का प्रभाव सबसे ज़्यादा भारत में उन लोगों पर पड़ा जो लोग क्या है, कमज़ोर वर्ग है। कमज़ोर वर्ग पर वैश्वीकरण का प्रभाव क्या है, सबसे ज़्यादा पड़ा है। ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव पड़ा, देखिए एक तो हमारे यहाँ के जो किसान हैं वो दुनिया के दूसरे किसानों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं उनकी चीज़ों को विदेशों में स्वीकार नहीं किया जाता। दूसरा, वैश्वीकरण की वजह से बहुराष्ट्रीय कंपनियां यहाँ पे आई, तो हर एक कंपनी में काम करने के लिए बड़े बड़े मशीनों का इस्तेमाल किया जाने लगा, तो मज़दूरों की नौकरियां क्या हो गई, चले गई। वैश्वीकरण के हमारे जो रीढ़ की हड्डी रहे, ग्रामीण क्षेत्र के हमारे लघु और कुटीर उद्योग रहे, वो भी अपने आप में क्या हो गए, ख़त्म हो गए। एक तरह से उन्होंने क्या कर दिया, दम तोड़ दिया। तो इस तरह वैश्वीकरण का प्रभाव भारत पर पड़ा, क्योंकि एफडीआई को लागू करने के बाद और छोटे छोटे जो काम करने वाले थे, छोटे छोटे घरेलू जो उद्योग थे, उन पर क्या पड़ा है, बुरा प्रभाव पड़ा है। लेकिन कुछ भी कहा जाए, हम प्राचीन समय में भी देखते हैं, एक देश को दूसरे देश से जोड़ने के लिए जब भी कोई काम किया जाता था वो व्यापार ही एक माध्यम हुआ करता था। और वर्तमान समय में भी क्या है, व्यापार ही एक देश को दूसरे जोड़ने का क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो व्यापार के माध्यम से ही ये काम किया जा रहा है। वैश्वीकरण की वजह से और निजीकरण जो है, इनकी वजह से ही आज दुनिया के सभी देशों का राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, ऐतिहासिक और शैक्षणिक, ये सारे संबंध एक देश के दूसरे देश के साथ क्या है, जुड़े हुए हैं। तो भारत 30 वर्षों से वैश्वीकरण और निजीकरण, उदारीकरण का क्या कर रहा है, साथ दे रहा है। और हर तरीके से देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर जो सार्वजनिक क्षेत्रों का भार था वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। लेकिन अब कहीं ना कहीं एक समस्या खड़ी होती है कि जैसे इसकी चीन कर रहा है कि बाजार स्थापित करके दूसरे देशों में एक औपनिवेशिकवाद है, आर्थिक औपनिवेशवाद जो फैलाता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके क्या है, ये दुष्परिणाम भी है। इस टॉपिक पे इतना ही। आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, आप इसको शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।